हमने मान लिया यहाँ से कि किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से प्रोजेक्ट किया जाता है जो अर्थ के सरफेस से h हाइट पे है। मान लो ये हमने अर्थ ले लिया और ये अर्थ के सरफेस से h हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जब h हाइट पे होगा तो ऐसे केस में जो आप एनर्जी का फॉर्मूला लिखोगे सेम फार्मूला इस तरह से E एनर्जी R प्लस H के लिए दिस वन इज इक्वल टू, आप देखो इसी फॉर्मूले में जो आपके पास फॉर्मूला आ रहा है तो यहाँ पे आपने तो कुछ एनर्जी दी होगी, इनिशियल एनर्जी यहाँ से जब प्रोजेक्ट किया होगा H हाइट पे, तो हाफ mv स्क्वायर हाफ एम वी आई का स्क्वायर है ना। में फॉर्मूला तो यही है u प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो u तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला आपने लगाया है h हाइट के लिए तो हाफ एम वी आई स्क्वायर जिसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखी गई है माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो इस हाइट पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और बाद में पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी के लिए तो आप यू यूज कर ही रहे हो यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला आएगा। अब देखिए फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ई एनर्जी जो है आपकी टोटल एनर्जी जो इंफिनिटी पे होती है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? वो एनर्जी ऑब्वियस ही बात है जो इंफिनिटी वाली एनर्जी है वो R प्लस एच के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों ही एनर्जी इक्वल होनी चाहिए, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यही बताता है हमें। तो R प्लस एच के इक्वल हमने कर दिया और जब आप इसको इक्वल करोगे तो ऑब्वियस ही बात है हमेशा की तरह कैलकुलेशन पे आना पड़ेगा आपको। तो ई इंफिनिटी के लिए आप जब दोनों की वैल्यू लगाओगे ना तो ऊपर देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो ई इंफिनिटी में u इसमें भी है, u इसमें भी है, हटा दो u को, ठीक है। और बाकी जो पार्ट है उसको आप यहाँ पे मेंशन आराम से कर सकते हो। तो हाफ एम वी आई स्क्वायर माइनस ये वाला मैं लिख रहा हूँ R प्लस एच वाला पहले, g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी R प्लस एच, दिस वन इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है एम वी एफ का स्क्वायर अपॉन में 2। और जैसा कि आपने वेलोसिटीज अर्थ के सरफेस से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो ना तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा दोगे ना, ये काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, इसलिए इसको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो आपने दी है यहाँ ये टोटल एनर्जी ये इंफिनिटी तक जाने वाले पोटेंशियल एनर्जी और जो h हाइट पे एनर्जी है इस दोनों में कन्वर्ट हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी जो आपकी होगी पोटेंशियल एनर्जी ये, जबकि काइनेटिक एनर्जी आप ये दे रहे हो। किसी भी ऑब्जेक्ट को चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो जब उसको आप प्रोजेक्ट करते हो ना तो प्रोजेक्ट करते हो तो ऐसा नहीं कि वो यूनिवर्स में जाने के बाद वहां पे रेस्ट में बैठा रहता है, वहां पे भी वो अपने पोजीशन में अपने जो पोजीशन है वो बार बार चेंज करता रहता है, मोशन में रहता है। चाहे वो किसी भी अपने एक सेंट्रल जो बॉडी हो हेवनली मास बॉडी उसके अराउंड वो रोटेट करता हो, रिवॉल्व करता हो, तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रही होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ये है और आपने इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जितनी भी हाइट पे वो चला गया तो वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये तो इसके लिए है ही, तो ये दोनों चीज तो इसकी मैंडेटरी है इन्फिनिटी के लिए। लेकिन जब मैं h हाइट की बात कर लेता हूँ तो h हाइट में आपने काइनेटिक एनर्जी कितनी दी? मान लो काइनेटिक एनर्जी आपने इतनी दी, इन्फिनिटी के लिए इतना होता है और इन्फिनिटी में माइनस कर दो R प्लस एच, वही काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रहा होगा आपका। फिर से बात को समझेंगे कि हमने इन्फिनिटी के लिए जो एनर्जी दी पोटेंशियल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और
उसके साथ साथ हमने जितनी काइनेटिक एनर्जी दी होगी उतने ही हाइट पे वो गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। तो जितना यहाँ पे आपने वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दी है, वो उसको काइनेटिक एनर्जी को ये आगे जाके उतने पोटेंशियल एनर्जी में ये कन्वर्ट करने में कैपेबल है। तो इन्फिनिटी में u इन्फिनिटी के लिए, इन्फिनिटी में अगर आप इसको माइनस करते हो gmm/r+h, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी आपने इसको प्रोवाइड की है r+h पे हाइट पे जाने के लिए। ये फॉर्मूला बना दिया। अब ये फॉर्मूले में देखो एक चीज यहाँ पे और भी समझना होगा कि एज mvf²/2, मतलब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, अगर ये ग्रेटर और इक्वल होता है 0 के, अगर ऐसा रहा तो आपके पास कंडीशन पता है क्या होगी? आपके पास कंडीशन कुछ इस तरह से होगी कि देयरफॉर mvi², जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है mvi²/2, इसमें माइनस करोगे आप g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी, अपॉन में r+h, और ये दिस वन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ऐसा रहा तो जैसा कि मैंने यहाँ पे उसके बारे में बताया ही कि ये फाइनल वाली है। तो देखो यहाँ पे इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कहने का मतलब कि ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपने दी होगी, यही ये जाके अगर इक्वल के इधर लेके चले जाए तो ये उतने ही पोटेंशियल एनर्जी में ये कन्वर्ट हो रहा होगा, क्योंकि दोनों ही एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। और ये कंडीशन हो जाता है इस केस में। तो कंडीशन जब भी बात करेंगे कि भाई h हाइट के लिए ले रहे हो आप, तो कंडीशन को इसी को इस्तेमाल में लाना है। अब देखो इसी के साथ मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि सवाल आता है कि तो ठीक है, आप बताओ कि मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट to reach infinity। इंफिनिटी तक पहुंचने के लिए इंफिनिटी की स्पीड कितनी रहेगी? कौन सी स्पीड? स्पीड गिवन होगी। हाँ, वो स्पीड गिवन होगी बिल्कुल। जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, मान लो मैंने जैसे बताया कि आपने क्या किया, आपने ऑब्जेक्ट को, जो बॉडी है जिसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो उसमें आपने काइनेटिक एनर्जी ये वाली दे दी। यही काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इसलिए मैंने इसको इसके इक्वल लिख दिया कि भाई ये पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप रेडियस ऑफ अर्थ से h हाइट पे जा रहे हो तो यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इसी से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। यहाँ से अगर इसके वेलोसिटी की बात की जाए तो यहीं से हम लोग निकालते हैं। आपको याद होगा जिसके लिए फॉर्मूला आता था g m मास ऑफ अर्थ अपॉन r+h, और इसी में आप कंडीशन लेते थे कि आप बोलते थे कि अगर h 0 हो जाए, है ना, अगर हाइट 0 हो जाए ऑब्जेक्ट की, तो आप कंडीशन लेते थे। तो आप बोलते थे मान लिया जाए कि हमने h को 0 कर दिया, तो ये h 0 हो जाता है। और दूसरा कंडीशन की आपको तो पता ही है gm/r किसके इक्वल होता है। तो आपने बताया भी था मुझे कि इसके वेलोसिटी जो है √2gr के इक्वल होती है, जो कि सारी वैल्यू को रखा जाए तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड देता है ये वैल्यू, है ना। अब पूरा का पूरा ये फॉर्मेट जो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं एस्केप स्पीड की ही बात करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 63 है, रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ टू द एस्केप वेलोसिटी एट द प्लेनेट। तो अर्थ के लिए आप इसको VE लिख लेते हैं हम लोग, और प्लेनेट के लिए इसको VP से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उस रेडियस एंड मीन डेंसिटी आर ट्वाइस एज दैट ऑफ द अर्थ। तो आपको यहाँ पे बताना है कि रेशियो जो है आपकी एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ के लिए और एस्केप वेलोसिटी जो दूसरा प्लेनेट है उसके लिए क्या होगी।
जबकि मीन डेंसिटी के बीच का रिलेशन आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। जैसा कि क्वेश्चन में हमारे पास दोनों की डेंसिटी हमारे पास दी भी नहीं है, ऐसा बताया नहीं गया है कि दोनों की डेंसिटी सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों की डेंसिटी को हमें यहाँ पे अलग अलग लेना होगा। और जैसा यहाँ पे बताया कि मीन डेंसिटी आर ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ, तो अर्थ के ट्वाइस बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे डेंसिटी को सेपरेट लेके उसके बीच के रिलेशन को यहाँ पे हमें शो करना पड़ेगा। स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या देखा था? स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने ये देखा कि v इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा था, v इक्वल टू अंडर रूट 2 कैपिटल G कैपिटल M बाय R का ये फॉर्मूला आ रहा था। लेकिन मैं करके देखता हूँ एक बार, एक सेकंड। हाँ, करके देखिए। जो आपने यहाँ पे है उसमें एक चीज आपको मैं बता दूं, आपके पास जो अनटच्ड पार्ट रह गया, जैसे 2G तो आपने यहाँ पे लिया है ना, 2G बाय R, और मास की जगह पे आपको लेना था यहाँ पे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मतलब 4/3 पाई R क्यूब इंटू डेंसिटी। सर मैंने पहले डेंसिटी को रिलेट कर लिया, जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे डेंसिटी को रिलेट कर लिया, जैसे गिवन था ना कि जो डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इक्वल्स टू ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ अर्थ। हाँ, तो यहाँ पे भी देखो, उसको भी उस फॉर्मेट को भी देख लो आप। ये देखो एक यहाँ पे एक R तो कैंसिल हो रहा है आपका, यहाँ पे R स्क्वायर आ रहा है, तो R को तो बाहर निकाल दोगे आप, अंडर रूट आपके पास क्या बच जाएगा, 4 2 जा 8, तो ये हो गया आपका 8 पाई G बाय 3 और इंटू रो। ठीक है, अब जैसे आपको वेलोसिटी ऑफ अर्थ, इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ और इसके वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट, इसी दोनों का रेशियो चाहिए यहाँ पे, तो ऐसा कर दो, और इसमें आप इसको यहाँ पे मान लो एक R स्क्वायर भी तो आएगा, R को बाहर निकाल दिया मैंने, सही है ना। अब इस दोनों का रेशियो जो है RE बाय R 1/2 इंटू ये हो जाएगा 1/√2, 1 बाय पूरे का रूट है तो 1/2, अभी पहले इसको 1/2 इसको भी लिख लो आप, तो सीधा आपने डायरेक्ट 1/2√2 ये वैल्यू आपकी यहाँ पे मिल रही है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे आपने सही लिखा है। एक्चुअल में क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि डेंसिटी जो प्लेनेट की है वो 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ के इक्वल है, और जहाँ तक रेडियस है, रेडियस ऑफ प्लेनेट जो है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। आपने भी सही निकाला और ये भी मेथड दोनों ही सही। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64 है, आप देख रहे हो, अ ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it. To what approximate radius would Earth, mass is equal to the 5.98 into 10 power 24 kg, have to be compressed to be a black hole? तो क्वेश्चन में आपके पास ये बता रहा है कि एक ब्लैक होल जो है एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ग्रेविटेशनल फील्ड की में से इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि लाइट भी उससे बाहर नहीं आ सकती है ना। इवन लाइट, क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पे लिखा इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट अप्रोक्सीमेट रेडियस वुड अर्थ, क्या होना चाहिए अर्थ की रेडियस कि वो इस तरह से कंप्रेस हो पाए, टू हैव टू बी कंप्रेस टू बी अ ब्लैक होल, ताकि एक ब्लैक होल की तरह वो बिहेव करे। एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है, कंडीशन यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा वो चीज समझना है कि अगर अर्थ विल बिकम अ ब्लैक होल, अगर अर्थ एक ब्लैक होल हो जाता है, वो कब होगा, ब्लैक होल कब बनेगा? वो तब बनेगा जब एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ इज इक्वल टू द एस्केप वेलोसिटी, है ना, ऑफ लाइट। ऐसे केस में ही वो आपका ब्लैक होल की तरह ट्रीट करेगा। बात समझ में आ रही है? जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो आप बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आप वहां पे लगाओ और आपका क्वेश्चन देखना कैसे चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। मतलब कहने का मतलब इसके वेलोसिटी का फार्मूला हमने अभी देखा 2gm बाय r, और दिस वन इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट जो कि c के इक्वल है। और हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए व्हाट अप्रोक्सीमेट रेडियस, रेडियस चाहिए हमें, तो मतलब r चाहिए। तो यहां से आप अगर r निकालते हो तो r इक्वल टू आपके पास 2gm अपॉन c स्क्वायर आएगा। तो चलिए अब कैलकुलेशन का पार्ट है, 2g की वैल्यू आप रख सकते हो
6.67 10⁻⁻11 इंटू 5.98 मास जो है इसका ये 5.98 10⁻24 और अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट, वो अच्छे से पता है 3 इंटू 10⁻8, इसका स्क्वायर कर लोगे। अब बस सॉल्व करके देखिए और उसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं आप। अगर पावर को सिर्फ कैलकुलेट करोगे ना तो 8 2 जा 16, ये ऊपर जाएगा 16, मतलब 10⁻16 और 11 मतलब -27 और +24, तो 10⁻−3 तो ये रह जाएगा। बाकी रह गया इसका, अगर मान लो ये 5.98 बता रहा है ना, तो 5.98 का आने का मतलब अगर मैं इसको 3 इंटू 3 लिखूं तो 5.98 मतलब इसको अप्रॉक्स में 6 कंसीडर कर सकता हूं। तो 3 2 जा 6, ये पूरे को कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 जा 6। अब ये 3 रह गया और यहाँ 6.67 है, तो अब इसको आप 2 2 जा 4 और 4 को इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4 इंटू 6.67, तो 4 इंटू 6.67 अपॉन में 3 और इंटू ये 10⁻−3। ठीक है, अब इतना सा पार्ट आपके पास रह गया है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, अप्रॉक्स में आंसर आएगा। तो लगभग आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी ना 8.8 के अप्रॉक्स में इसकी वैल्यू आएगी, जो भी इसके, और 10⁻−3 ही रहेगा। तो इसको 8.8 इंटू 10⁻−3 आ रही है। बिल्कुल, तो इसको क्या मैंने क्या बोला है, अप्रॉक्स में लेने के लिए पेपर में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है बहुत बार। तो मतलब इसको अगर आप 10 लेते हो तो 10⁻−2 के अप्रॉक्स में इसकी वैल्यू आपको दिखेगी, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। बड़े आसानी से आपने इसमें बता दिया यहाँ पे। और देखिए, पार्टिकल ऑफ मास m थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ with a velocity u, the mass and the radius of the earth respectively m and r, g is the acceleration, g is the capital G जो है वो तो gravitational constant ही है, और small g acceleration due to gravity on the surface of the earth है। तो the minimum value of u so that the particle does not return back to the earth, तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला ही है जो आपने यहाँ पे बता दिया बिल्कुल आराम से, बी बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। ये भी मेरे ख्याल से बड़े आराम से बता दोगे आप। सही है, इसका आंसर ए होगा। और क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ 2 प्लैनेट्स हैं जिसकी रेशियो रेडियस की जो है दोनों प्लैनेट की रेशियो के दी हुई है। मतलब अगर आप यहाँ पे लेते भी हो कि मतलब अगर आप बोलते हो R1/R2, अगर ऐसा लिया होगा आपने तो दिस वन इज इक्वल टू के रहा होगा यहाँ पे। और फिर आपने यहाँ पे दोनों की रेशियो को जब दिखा दिया तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि भाई उस हिसाब से आपके पास यहाँ पे G1/G2 भी वो G के इक्वल आ गया होगा, है ना। दूसरा फॉर्मेट में G1/G2 G के इक्वल आया गया होगा। तो जो इसके वेलोसिटी आप यूज करते हो जिसमें आप लिखते हो √2gr, तो V1/V2 अगर यहाँ पे उसी तरह से देखा जाए रेशियो का, तो सिर्फ इतना शॉर्ट में मैं यही कहूंगा कि R1G1/R2G2 √ इसके इक्वल आएगा, जो कि √kg के इक्वल होगा। तो मतलब kg⁻1/2, तो जो कि फर्स्ट वाला ऑप्शन। इसी तरह से आपने भी अटेम्प्ट किया गया। तो द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वो दिया हुआ 11.2 km/s। If the earth mass increases twice its present value and the radius of the earth becomes half, the escape velocity would become, ये तो आप बता सकते हो आराम से। तो यहाँ पे आपने वही देखा 2gr, ये देखा ना, इसको हाफ कर दिया आपने, बाकी m पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा। तो जो वैल्यू दी हुई है ना, उसको आपने यहाँ पे देखा कि ये उसके साथ उसको रिलेट कर दिया। तो 11.2 को इसी तरह से मेथड यूज किया या दूसरा मेथड यूज किया, सही। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सीधा डायरेक्ट यहाँ बता दिया कि ये 22.4 आएगा, बिल्कुल सही है। क्योंकि वो मेरा होता है कि 2 सेकंड के ख्याल आता है कि यही आंसर होगा, फिर मैं भूल जाता हूँ। वेलोसिटी के लिए 2g
GM/R तो आप लेते ही ना यहाँ पे, हाँ हाँ जो कि 11.2 किलोमीटर आता है, क्योंकि इसमें M भी है और इसमें R भी है। और दूसरी जो वेलोसिटी है ना, उसकी वेलोसिटी मान लो नई वाली वेलोसिटी जो चेंज हो जाती है अगर, तो वो होती है, तो उसके लिए 2g और मास आपने डबल कर दिया 2m कर दिया, अपॉन रेडियस को हाफ कर दिया तो r/2 कर दिया, इसको फिर से अंडर रूट में ले लिया आपने, तो ये क्या हो जाता, 2 2 जा 4, एक 2 बाहर आ जाता है इसका, अंडर रूट GM/R इस तरह से आ जाएगा आपके पास। ये तो मैंने किया था सर, जो आप बोल रहे थे जैसे ये जैसे आपने उसमें किया था ना 2 स्मॉल g r/2, तो वो नहीं समझ आया, ये मैंने तो इस वाले मेथड से किया। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें क्या है, इसमें जो r/2 ये 2 रहा होगा, ये 2 को आप ऊपर लिख दोगे, यहाँ से हटा दिया 2 हमने, ठीक है। अच्छा नहीं कहने का वो नहीं था, जो जैसे अभी क्या है इसमें, जैसे इससे तो आपने जो लिया, तो इससे तो आपको साफ पता लग रहा है कि भाई ये 2 टाइम्स हाँ हाँ हो रहा है ना, क्योंकि ये ये तो हो गया था, आप जो बताए थे वो नहीं समझ आया, मतलब दिस वन इज 2 into 11.2 आ रहा है। लेकिन उस केस में क्या होता है, उस केस में जैसे मैं बता रहा था 2gr, तो यहाँ पे इससे क्या पता लगता है कि इसमें मास है ही नहीं। और ये जो केस था ना, ये केस में मास नहीं है, तो आप इसमें ये वाला फॉर्मूला, जब भी आपके पास मास भी दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ के बारे में बता रहा है और रेडियस ऑफ अर्थ के दोनों के बारे में बता रहा है, तो जब मास नहीं है तो इसको यहाँ पे आप वही बहुत बार ये गलती होती है कि इसको देख के हमें लगता है कि r/2 कर लिया तो कितना हो गया, आधा हो जाएगा, 11.2 का आधा 5.6 हो जाएगा, यहाँ पे गलती हो जाती है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में ना कि मास और रेडियस अगर दोनों आपके पास कंसीडर कर रहा है वो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द अर्थ m, इट्स डेंसिटी रो सिंबल में आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, डेंसिटी रो, इट्स रेडियस r, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, thus द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी। अगर इस फॉर्म में देखा जाए तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, इसको भी अभी मैंने डिस्कस किया था, मेरे ख्याल से उसमें से ही एक है, आपने देखा भी था पहले या दूसरे क्वेश्चन में। बिल्कुल सही ए पार्ट होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, 100% सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। जैसे मून हैज मास 1/18 दैट ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, द एस्केप स्पीड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज दिया हुआ है, द एस्केप स्पीड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून। तो आपने जो फार्मूला यूज किया होगा एस्केप स्पीड का, v इक्वल टू जो फार्मूला हम लोग यूज करते आ रहे हैं मास के साथ 2gm/r, तो ये अर्थ के लिए है तो मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ। उसी तरह से अगर किसी प्लेनेट के लिए है, जैसे कि यहाँ पे मून के लिए बात की जा रही है, तो 2gm/rm, इस तरह से आपने फॉर्मूला लिख लिया। अब सवाल है कि vm और by v इसी की रेशियो आपको यहाँ पे देखनी है, तो आपके पास आ गया होगा mm by मास ऑफ अर्थ इंटू re अपॉन rm, और इस तरह से यहाँ पे 1/81 इंटू 4/1, जो कि आपके पास 2:9 का जो कि आया 2:9। और 2:9 कहने का मतलब यहाँ पे देखना होगा अभी, क्योंकि इसके वेलोसिटी ऑफ मून की देखनी है, तो 2/9 इंटू VE ये आ जाएगा। और तब मतलब VE मतलब कहने का मतलब 11.2 जो है अर्थ के लिए, तो 2/9 इंटू 11.2 आपने किया होगा, तो आपके पास रिजल्ट जो 2.49 का आ रहा है। यही किया ना आपने भी? सर मैंने रेशियो तो नहीं निकाला सर, मैंने लिख दिया। तो किस तरह से आपने फॉलो किया इसको? सर मैंने सीधा इसमें एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून का फॉर्मूला लिखा 2gm'/r', और उसमें जो अर्थ के साथ जो रिलेशन था वो डाल दिया, तो वो आया √2gm/r इंटू 4/81। फिर उसको लिखा vm इक्वल्स टू 2/9 √2gr, तो उससे सीधा किया। ठीक है। नंबर 65 सामने में दिया हुआ है, इफ वी कंसीडर द मास ऑफ द ब्लैक होल एज द मास ऑफ द अर्थ m, देन द रेडियस ऑफ द ब्लैक होल वुड बी, रेडियस क्या होगी? तो बिल्कुल क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया हुआ है और कुछ नहीं है, और ये हमने ऑलरेडी पहले उसमें भी देखा था। बिल्कुल सही, ए पार्ट आपका बिल्कुल सही जवाब है इसमें। क्वेश्चन नंबर 66 देखो आप,
The escape velocity from the surface of the earth is 11.2 km per second. What is the escape velocity in the planet whose radius is 3 times that of the earth, on which the acceleration due to gravity is 3 times on that on the earth? तो 3 into root 3 g to 3 into 11.2 तो सीधा बिल्कुल ठीक, ये भी सही है आपका थर्ड वाला। और क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए। The planet has twice the mass of the earth and thrice the radius r of the earth. Then the escape velocity of the planet v. अब ये आपको सिर्फ बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है आपका, ये भी सही है, बी पार्ट होगा। कैसे किया आपने इसको सॉल्व? सर इसमें तो रेशियो लेना पड़ा। बस हाँ ठीक है, मतलब दोनों की रेशियो आपने अर्थ के और प्लेनेट की रेशियो को दिखा दिया, जो कि √2/3 EV के इक्वल आ गई। वही सही क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हो। द रेडियस ऑफ द प्लेनेट इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ, बोथ हैव ऑलमोस्ट इक्वल एवरेज मास डेंसिटीज Vp एंड V आर द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट एंड द अर्थ रिस्पेक्टिवली। देन इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन में हमने ये ऑलरेडी पहले से देखा हुआ था कि जो रिलेशन हमारे पास आया था इसके वेलोसिटी का, वो कुछ इस तरह से रिलेट था 2g me by re, है ना। दिस वन इज इक्वल टू 2g और ये re तो आप यहाँ पे लिखोगे ही, ठीक है। तो ये उसके बाद यहाँ पे आपका 4/3 पाई re का क्यूब रो e। और इसके बाद हमने ये भी देखा था कि इसको रिलेट हमने किया था, re को हमने बाहर कर दिया था, रेडियस जिसको हमने बोला था कि रेडियस होता है, तो उसको हमने r को हमने वहां पे बाहर किया था इससे पहले वाले में। और ये अंडर रूट जो था हमारा 8/3 पाई g रो e, अर्थ के लिए ले रहे हो तो इसके लिए, तो हमें यहाँ पे दोनों की रेशियो देखनी है, तो VE अपॉन VP इसी की रेशियो देखनी है, तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हो RE अपॉन कितना आ रहा है? अब यहाँ पे रिलेशन भी तो आपको थोड़ा सा रिलेशन में खाली 2RE के इक्वल है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और रो ई जो है, रो ई ये किसके इक्वल है? तो यहाँ पे ये P है, रो ई तो रो P के इक्वल ही है, दोनों सेम है। तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये 2 रह जाएगा, ये RE बन जाएगा, तो 2 रह गया। दोनों की रेशियो, इसका मतलब VP जो है, VP जो है वो 2 टाइम्स ऑफ कितने की VE के इक्वल हो जानी चाहिए, नहीं? ये नीचे वाला ये 2RE के इक्वल आएगा, तो RE कैंसिल होगा, सिर्फ 1/2, तो VP इक्वल टू 2VE के इक्वल आ जाएगा बस। A particle of mass m is kept rest at a height 3r from the surface of the earth, where r is the radius of the earth, m is the mass of the earth. The minimum speed with which it should be projected so that it does not return back. ये बिल्कुल सही आंसर है आपका, आपने ये जो बताया बिल्कुल सही है ना, कोई डाउट इसमें होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखो जो फॉर्मूला होता है इसके वेलोसिटी का r+r, हाँ, तो r+r मतलब यहाँ पे 2gm डायरेक्ट अगर देखा जाए 2gm r+r मतलब दूसरा जो हाइट है ये जो है h इक्वल टू 3r के इक्वल है, तो r+h की जगह पे 3r करोगे और ये अंडर रूट में होता है, तो ऐसे हाल में ये कितना हो जाएगा, ये 4r हो जाएगा, 4r हो जाएगा, मतलब आप 2 से 2 कैंसिल करोगे, 2 2 या 4, तो gm बाय अंडर रूट 2r ही बचेगा, जो कि फर्स्ट वाला है।